मुरैना की अरे भाई अभी फिर विधानसभा 23 में फिर जीत जाएंगे। युवाओं को रोक कौन रहा है? 3622 को प्लस करिए, कितने होते हैं? जोड़ो ना, कितने होते? 58। और हमें 56 की जरूरत थी। तो बन रहे सिंधिया जी के नहीं बन रहे सांसद? नरेंद्र सिंह तोमर आपके नेता भी थे कुछ समय तक, उनने टिकट फिर क्यों नहीं दिलाया? आप टिकट की मांग कर रहे थे। उनकी मर्जी। मैंने सिर्फ एक बार पार्टी चुनी, बीएसपी। इसके बाद भाजपा में जाना और कांग्रेस में आना ये जनता का फैसला है, रविंद्र सिंह भड़ौसा का फैसला नहीं है। आपने तमाम पार्टियों से दिल बिठाया, आप दिल लगाने में कमी कर रहे या पार्टी ने आपसे बेवफाई कर दी? सबसे बढ़िया प्रश्न आपने किया, सबसे बढ़िया प्रश्न किया। माँ की टोपी बेटे के सर और बेटे की टोपी माँ के सर। अभी कुछ काम भी मिल सकता है। अफसर आई थी, पांडरे करके थी, वन विभाग की अधिकारी, बड़ा अच्छा काम कर रही थी, अच्छी तरीके से अवैध रेत उत्खनन था उसको रोक रही थी। सबसे पहली आवाज आपने उनके खिलाफ उठाई थी, बाद में अन्य नेताओं ने कहाँ रोक रही कि अगली बार 18 की तर्ज पे 6 की 6 सीटें कांग्रेस के खाते में होंगी। अभी तक जो हम देखते हैं उससे बदल जाएगी। आप कर रहे ऑन कैमरा आदर्श विधानसभा होगी, आदर्श। मेरा निवेदन ये है आपसे पीयूष जी कि आज के बाद दस्यु और डकैत कहना बंद कर देना। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सिंधिया जी के जाने का तो आपको फायदा होगा अगर सिंधिया जी नहीं जाते। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपको विधायकी मिल गई। एक बात मैं बता दूं आपको, गरीबी किसी परिवार की देन है तो वो सिंधिया परिवार की देन है। इसलिए कि 1857 में अगर देश आज़ाद हो जाता तो 90 साल का जो अंतराल था उसमें 7.5 लाख से ज़्यादा जो नौजवान शहीद हुए वो देन भी सिंधिया परिवार की है, और आज गरीबी भी सिंधिया परिवार की देन है। जैसे जाके नदिया नारे तैसे ताके भरका, और जाके जैसे बाप मातारी ताके तैसे लड़का। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं द लोकनीति। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह जी तोमर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिल्कुल खास प्रोग्राम देसी इंटरव्यू में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ और आपकी राजनीति मुरैना चंबल संभाग के अंदर हो रही है। ये सब कैसे शुरू हुआ? राजनीति में आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? ये सब बताइए। कोई व्यक्ति समय और स्थान की उपज होता है। 9 जनवरी 2008 पहला दिन था जब मैं राजनीति की गरज से मुरैना ज़िले में प्रवेश हुआ। हमारा घर परिवार मुरैना ज़िले में भिड़ौसा गांव हमारा पैतृक गांव है, लेकिन हमारे पूर्वज ननिहाल में, इटावा ज़िले में हमारा ननिहाल है, और हमारे पिताजी का और बाबा का भी। तो वहाँ ज़मीन वगैरह है तो वहाँ जाके बस गए। और उत्तर प्रदेश राजनीति का, इटावा ज़िला राजनीति का 27 साल लगातार केंद्र रहा। और वो जहाँ जौन सी चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव होता है, राजनीति से तो राज्य गवर्न होता है, राजनीति का तो प्रभाव हमेशा रहेगा। हर युग में रहा है और हर युग में रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में 27 से बल्कि 30-35 साल भी कह सकते हैं, 27 साल तो मैंने देखा है। तो उस समय कुछ चीज़ें हमारे मन में भी हैं आई। पहले तो मैं राजनीति से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, केवल समझता था राजनीति को, लेकिन राजनीति करता नहीं था। मैं अपने कारोबार में व्यस्त रहता था। पिताजी हमारे किसान थे और परिवार बड़ा था। चूँकि परिवार को सेट करने के लिए, हम 5 भाई हैं, 3 बहन हैं, तो उन सबको सेट करने के लिए वही दिमाग में रात दिन चलता था कि चीज़ें अपन को ठीक करनी है, आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, समाज के जो हमारे लोग जुड़े हुए रिश्ते नातेदार, घर परिवार के लोग, उनको भी ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती थी। राजनीति की प्रेरणा इसलिए इस तरह से आई कि हमारे साथ 4-5 नौजवान रहते थे पहले, तो अक्सर चर्चा होती रहती थी। और एक दिन अक्सर वो कहते थे कि वो दद्दा कहते थे हमको, जो हमसे छोटे थे, तो बोले कि दद्दा कुछ करो। तो मैंने कहा क्या करें? तो बोले कुछ राजनीति करो। तो मैंने कहा राजनीति में इतनी गंदगी है तो उस गंदगी में किस लिए फंसना? अपना अच्छा खासा काम कर रहे हैं हम लोग समय, और अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हम अपने कारोबार से जो उपार्जन हो रहा है उसमें से उसको भी अपना मदद कर सकते हैं। किसी गरीब को। किस उम्र में मिली थी आपको? उस समय
क्योंकि आप चर्चा तो पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं। 30 साल से की उम्र से चर्चा शुरू हो गई थी ये लेकिन चीज़। एमए पॉलिटिकल साइंस तो आप पहले ही कर चुके होंगे। हाँ, कर चुके। मतलब राजनीति का रुख आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो कर चुके थे। हाँ, एमए पॉलिटिकल साइंस कर LLB कर चुके थे और LLM में उस समय पढ़ रहे थे। तो उस समय जब ये चीज़ आई तो हमने कहा कि भाई ये क्यों। तो हमारे साथियों ने कहा कि वो अगर सब लोग यही सोचेंगे कि राजनीति ख़राब है, राजनीति गंदी है, तो फिर अच्छे लोग कहाँ से आएंगे। तो दंदा कूद पड़े। तो ने वो मन में ये था कि चलो कुछ करो और अपना घर परिवार से जुड़ने का भी, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो मुरैना ज़िले में हमारी पूरी तोमरघार 3 विधानसभा में बसी है, गोहद, दिमनी और अम्बा। चूँकि हम लोग लंबे समय वहाँ रहे ननिहाल में, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि घुटने पैर की तरफ, वो कहते हैं ना, पेट की तरफ मुड़ते हैं। तो मन में ये बात आई कि नहीं, चलो अपन को अपने परिवार से जुड़ना चाहिए और एक हमारा बृहद परिवार है, हमारी पूरी तोमरघार है और हम सर्व समाज के लोगों के साथ जुड़ करके वहाँ से अपनी राजनीति स्टार्ट करेंगे। और वही हुआ। 9 जनवरी 2008 को जब मुरैना आए तो विचार आया कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो बोले ऐसा करते हैं, BSP के प्लेटफॉर्म पे शुरू करते हैं। तो उस समय ये था कि भाई वो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, जो उस समय का चिंतन था। तो आपने तीसरा दल स्वीकार। तो वो सोचा कि भाई ये तो टिकट देंगे नहीं अपन को, वो बात जो सच है। अच्छा। तो हमने कहा भाई क्या करना चाहिए। बोले फिर हमारे साथ एक हमारे मित्र थे भदौरिया जी और एक और, तो 2 लोग एक दिन आए, बोले ऐसा करो कि आप BSP ज्वाइन कर लो। मैंने कहा क्यों भैया। बोले नहीं, कर लो, ठीक रहेगा मुरैना से, और लोकसभा की तैयारी करो। अच्छा। उस समय ये बात है 9 के लिए आए। तो क्योंकि वो परसीमन के आधार पर लोकसभा का चुनाव होने की बात तो तय हो गई थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव होगा नहीं होगा परसीमन में, ये तय नहीं था। 9 जनवरी 2008 को जब हमने BSP ज्वाइन करी मुरैना में, तो उस समय दिन के 2 बजे एक टेलीविज़न पर खबर प्रसारित हुई राष्ट्रपति भवन से कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी परसीमन के आधार पर होगा, उसमें दिमनी सीट सामान्य होगी। सामान्य की बात आई तो हमारे वहाँ जो समय प्रेजेंट में हमारे BSP के जिलाध्यक्ष थे रमाकांत पिपल जी, जो इस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं BSP के, वो हमारी विधानसभा के ही हैं। खेड़ा मेबदा गाँव उनका। तो उन्होंने हमसे कहा कि तोमर साहब ऐसा करो कि विधानसभा की बात करते हैं, ये गांव भी तुम्हारा इसी में आता है, लोकसभा बड़ा क्षेत्र है। चूँकि नए जानकारी नहीं थी उसमें भौगोलिक स्थिति की, तो हमें भी समझ में आया कि चलो ठीक है। ऐसे करते कराते फिर वो ये हो गया तय। फिर वो BSP के प्लेटफॉर्म पे बहुत धुआंधार काम किया। 10 फरवरी 2008 को ही एक मायावती जी की रैली थी यहाँ लाल परेड ग्राउंड में, तो उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा बसें भर के लाने का काम हमने किया था। शक्ति प्रदर्शन वो नहीं, वो क्या है कि अपन सीधी सी बात है कि जिस काम को करते बड़े तन्मयता से, लगन से, ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 12 साल बाद 2012 में आपको फल मिल गया? हाँ, वो फल तो जनता ने दिया है। और मैं ये विचार करके कोई काम करता हूँ कि वो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा। तो जनता ने इस बात को स्वीकार किया और समझा। पहला चुनाव ही हमको जनता ने जिताया था 256 वोटों से। वो चुनाव टेबल पे मिसमैनेज हुआ था, ये बच्चे को पता है। बिल्कुल, और ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। हाँ, तो वो कोई चुनाव हम हारे नहीं थे, वो चुनाव मिसमैनेज हुआ था और वो सब चीज़ें सामने भी आई बाद में। किसका मिसमैनेजमेंट था? भाजपा की सरकार थी, क्लियर सी बात है। क्लियर बाद में आप भाजपा में भी गए थे, रविंद्र सिंह। वो देखिए ऐसा है, नरेंद्र सिंह तोमर आपको लेके गए। ये बात सही है। हमको कमिटमेंट हुआ और हमने लोगों से पूछा, पब्लिक के लोगों से। मैंने कहा मैं तो एक बार अपनी मर्जी से आ गया, चुनाव लड़ गया हूँ, लेकिन अब मैं जो भी निर्णय लूँगा वो जनता से पूछ के लूँगा। तो मैंने पूछा लोगों से, 2-4 हज़ार आदमी एक जगह इकट्ठे किए, उसमें सारी बातचीत हुई। चूँकि बात पुरानी हो गई तो उसको बार बार दोहराना कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो तो वो फिर बात हो गई। तो ये हुआ कि चलो चुनाव में टिकट दिया जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि BSP की सरकार तो आनी नहीं है मध्य प्रदेश में, और जब सरकार आनी नहीं है तो फिर जो है अपन जाहिर सी बात है कि अगर दूसरी पार्टी अपन को कह रही है तो अपन को जाना चाहिए। ये सोच के नहीं अपन गए थे कि सत्ता में रह कर के कोई हमें उसका अपना लाभ लेना है, क्योंकि राजनीति हमने कभी व्यवसाय और रोजी रोटी नहीं माना। राजनीति को हमेशा सेवा माना। जो भी अभी 15 वर्ष का हमारा समय गुजरा है,
नहीं, कांग्रेस में उस समय नहीं आए। 2009 में 4 अप्रैल को हमने अडवाणी जी आए मुरैना में, उनके नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की और माननीय नरेंद्र सिंह जी से भी बात हो गई थी सारी। तो इसके बाद फिर हम 5 साल लगातार भाजपा में ही रहे। 1 अक्टूबर 2013 को जब 30 सितंबर को भाजपा का टिकट क्लियर हो गया दिमनी का, तो फिर जनता से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उस बीच में जो 5 साल का समय था उसमें हमने 2012 में एक सामाजिक संगठन तैयार किया था जिसका नाम है किसान नौजवान मंच। उस संगठन के बैनर पे हमने सैकड़ों जगह, मंदिरों पे, सार्वजनिक स्थलों पे हमने किसानों का, नौजवानों को प्रेरित करने के लिए और कई बार आयुर्वेद चिकित्सा के कैंप भी लगवाए हमने अपने क्षेत्र में, सोनिया में, खड़ियार में, और नेत्र चिकित्सा के कैंप लगवाए 500 कम से कम जगह। और उस बैनर को इतना ज़्यादा प्रसिद्धि मिली काम के माध्यम से कि हमने गांव-गांव कार्यकर्ता भी बनाए उसके, मतलब किसान नेता की, किसान नौजवान मंच, बिल्कुल। तो हर अभी वो गांव में जाएंगे तो हर गांव में कम से कम 1000, अगर गांव 3000 के मतदाता हैं उसमें, तो 1000 मतदाता हमारे किसान नौजवान मंच के सदस्य होंगे, उनके पास कार्ड होगा अभी भी। तो वो हम लगातार करते रहे, उनको जगाने का काम किया। तो उनको ये लगा कि, और वो ये कहने लगे कि साहब आप तो चाहे दल से आओ चाहे निर्दलीय आओ, हम आपको चुनाव जिताएंगे। यहाँ तक लोग कहने लगे और बड़ी संख्या में। जब 30 सितंबर को टिकट हो गया तो मैंने 1 अक्टूबर को बात करी, तो कांग्रेस पार्टी का ऑफ़र आया कि आप चुनाव लड़ जाओ। तो मैंने कहा चुनाव तो हम लड़ जाएं, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। कांग्रेस में उस समय गुटबाजी थी, सिंधिया जी थे मौजूद हो, सिंधिया नहीं, आज बिल्कुल गुटबाजी, ये कहना बिल्कुल मिथ्या है। मैं उस पार्टी में बहुत विधायक हूँ कांग्रेस में जितना स्वच्छ और सुंदर वातावरण इस समय है मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे आरोप तो आज भी लगते हैं। नहीं, देखिए आरोप तो विरोध, राहुल गांधी का गुट अलग चलता है, विपक्ष के लोगों की ये तो थ्योरी है। राजनीति में है क्या? राजनीति में अभी आज सदन में हम लोग थे, सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया, उस पर चर्चा हुई ये इसको आरक्षण को लेकर के। तो इसमें क्या था, अगर और हमारे नेता कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि अगर आपका पक्ष बिल्कुल ठीक है, आप स्वस्थ मन से सोच रहे हो, तो फिर चलिए ना कोर्ट में, दोनों चलते हैं और आरक्षण को करवाइए। अगर आपको ये अच्छा, तो उस पर वो घिर गए और बैकफुट पे गई सरकार। आज के उससे घटनाक्रम से आज के जो चर्चा का जो हुआ उसमें हमारे सदन के नेता ने बहुत सटीक और बड़े सधे हुए अंदाज में जो उन्होंने जवाब दिया, उस पर सरकार बैकफुट पे गई और सारे मीडिया के लोगों ने और पूरे सदन ने उसको देखा और पूरे प्रदेश ने देखा। तो देखिए सत्य तो सत्य होता है, असत्य असत्य होता है, ये चीज़ नहीं चलेगी। हिटलर ने कहा कि एक झूठ को इतने बार बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ये हिटलर वाली कहानी पुरानी हो गई मुझे लगता है। अब इस लोकतंत्र में नहीं चलेगी, क्योंकि अब मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में वो नौजवान। मैं ग्वालियर चंबल संभाग में मैंने राजनीति शुरू की, उससे पहले नौजवान राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ी ख्याति उपलब्धि बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू करी उस समय नौजवान अगर पास में आ जाते थे तो लोग ये कहते गए मोड़े हो तुम जाओ, हमने बात कर लेंगे, चाहे बस की राजनीति ना तुम जिकामा। तो मैं लोगों को, उन्हीं नौजवानों को पकड़ता था। उन नौजवानों ने ये किया कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा दिमनी में। एक बार कांग्रेस के टिकट पे 13 में लड़ा और पहले 2008 में लड़ा बसपा के टिकट पे, और तीसरी बार जो उपचुनाव में 20 में लड़ा वो भी कांग्रेस के टिकट पे लड़ा और जीता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उसको सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब नौजवानों को मैंने मोटिवेट किया, उनको खेल के लिए, उनके रोजगार की बात उनको समझाई, उनको राजनीति का अधिकार बताया कि तुम्हें क्या करना है, तो आप समझिए कि मैं चुनाव जब लड़ता था और लड़ता हूँ तो नौजवान जो है पूरा का पूरा गांव किसी भी जात धर्म का हो, वो रविंद्र सिंह भिड़ौसा के लिए आंख बंद करके काम करता है। और इसलिए करता है कि अगर हमारी कोई वास्तव में हमें किसी ने सम्मान दिलाया है और मेरी बात किसी ने सुनी है ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर, तो वो नाम है रविंद्र सिंह भिड़ौसा। और उन्होंने नौजवानों ने स्वीकार किया और ये सभी मानते हैं इस बात को। आज भी हम ग्वालियर चंबल संभाग की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में नौजवान है। नौजवान क्यों है? नौजवान इसलिए नहीं है कि नौजवानों की बड़ी संख्या है, 65% आबादी युवा है भारत की, और बेरोजगारी बड़ी संख्या में।
उस बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाएगा। हम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और वो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो 17 साल में इन्वेस्टर मीट प्रदेश में बहुत सारी कर दी उन्होंने, लेकिन उन इन्वेस्टर मीट में क्या ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कोई उद्योग लगा है? मेरा तर्क है कि चंबल और आसन और क्वारी 3 नदियों से घिरा हुआ भूभाग है मुरैना भिंड का, और इसमें हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। हमारा कहना ये है कि आप दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई या इंदौर या फिर आप अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम हिंदुस्तान की सरकार तमाम जगह इंडस्ट्री लगाती है। एक बढ़िया ज़मीन को आप कहीं ना कहीं उसको करके उसको जो कृषि योग्य भूमि है, बजाय उसके आप चंबल में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, आसन और क्वारी के बेड़ों में पड़ी है, उसका समतलीकरण होकर के वहाँ उद्योग धंधे लग जाएं, तो जो नौजवान हमारे यहाँ के महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों में जाकर के छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं और वो अपने माता पिता से भी दूर रहते हैं, क्योंकि कम आमदनी में वो अपना रहना सहना भी ठीक से नहीं कर पाते, भोजन भी ठीक से नहीं प्राप्त कर पाते, तो क्या वो रोज़गार यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते? उनको अधिकार है। और सेना में आज़ादी के आंदोलन से लेकर के अभी तक का अगर इतिहास उठा लिया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस पूरे चंबल अंचल, चंबल की आबादी 38,000 वर्ग किलोमीटर दूर जो एरिया है, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया इंदौर के मानपुर से शुरू होकर के और मध्य प्रदेश, राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना और भिंड से होकर के उत्तर प्रदेश के जालौन पर जाके समाप्त होती है, पच नदी में मिल जाती है। इस बड़े भूभाग में आज़ादी के आंदोलन से आज तक का इतिहास उठा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर आज़ादी आंदोलन में शहीद हुए तो चंबल घाटी के लोग हुए, और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीरों ने आज़ादी आंदोलन में अपने प्राण दे करके भारत माँ का माथा भारत नहीं पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, वो चंबल के ही लाल थे। मैं उस परिप्रेक्ष्य में अगर कहूँ आज तो चंबल घाटी में सबसे ज़्यादा सेना में लोग, आज भी सेना में सबसे ज़्यादा अगर मरने वालों की संख्या है, देश पे शहीद होने वालों की संख्या है तो चंबल घाटी में है। और आज भी सेना में कंधे पे बंदूक लिए हुए कोई सैनिक सीमा पे खड़ा होगा, भारत माँ की सुरक्षा कर रहा होगा, तो वो भी चंबल घाटी का होगा। जब ये हम देश पे मरने मिटने को तैयार हैं, हमने आज़ादी में लड़ाई लड़ी, हम आज भी हमारे यहाँ का नौजवान सेना में भर्ती होकर के अपने प्राण सीमा पे देता है, तो क्या उनके परिवार के जो भाई जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको रोज़गार नहीं मिला, जिनको खेती नहीं है जिनके पास, तो क्या उनको वहाँ रोज़गार पाने का अधिकार नहीं है? इसलिए मैं सरकारों से बार बार कहता हूँ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, यहाँ उद्योग धंधे लगाए। आप युवाओं की इतनी बातचीत कर रहे हो, युवाओं के लिए अब आप क्या करने वाले? आपको तो विधायक बना भाई सीधी सी बात है वोट भाई, बहुत सीधी सी बात है। युवाओं की बात मैं रखता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ युवाओं की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, किसानों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मैं इसमें पीछे नहीं हूँ। विधानसभा में जब मौका मिलता है तब प्रश्न लगाता हूँ, याचिका समिति में मौका मिलता है तब मैं प्रश्न लगाता हूँ, सड़क पे जब भी बात होती है तो मैं युवाओं की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, बेरोजगारों की बात करता हूँ। तो मेरा जो कर्म है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसको मैं बखूबी निर्वहन कर रहा हूँ। और इस बात को दिमनी क्षेत्र की जनता, मुरैना की जनता और ग्वालियर भिंड की जनता, पूरे संभाग के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि रविंद्र सिंह भड़ौसा बेदाग और निष्पक्ष व्यक्ति है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। अच्छा, नाम के साथ में भड़ौसा गांव का नाम जोड़ना, ये कैसे आपने? हमारी जन्मभूमि है और हम मिट्टी का माथा ऊंचा करेंगे, ये विचार था हमारे मन में कि हमारा भड़ौसा गांव हमारा घर है, तो हमारे गांव के लोग खुश होते हैं कि हमारे गांव का नाम रोशन हो रहा है। अच्छा, मुरैना की चंबल संभाग की दस्यु समस्या बहुत बड़ी है, आज भी एक डकैती, तो ये कैसे, कब? मेरा निवेदन ये है आपसे पीयूष जी कि आज के बाद दस्यु और डकैत कहना बंद कर देना जी। और मैं सदन में चर्चा चल रही थी बहस में, उसमें भी कहा मैंने कि देखिए, दस्यु और डकैत चंबल में कोई हुआ नहीं। चंबल में अन्याय के खिलाफ बगावत करने की क्षमता चंबल के लोगों में है, तो बागी तो कह सकते हैं, लेकिन डाकू और बदमाश नहीं कह सकते। आपके क्षेत्र की पान सिंह तोमर? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उदाहरण दे दूँ ना, उदाहरण दे दूँ, अगर आपके पास समय होगा तो मैं उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजों का ज़माना था, डोंगर साहब बटरी सिंह नंदपुरा गांव है सिकरवारी में, बिल्कुल, वो बागी थे।
उस समय उनके ऊपर इनाम बोला गया कि जिंदा और मुर्दा डोंगर साहब बटरू सिंह को जो लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। उस समय के ज़माने में 1 लाख रुपए तो बहुत होता था। तो एक अंग्रेज अफसर को इस बात के लिए लगाया गया कि आपको जिंदा और मुर्दा डोंगर साहब बटरू सिंह को लाना है। उसके पास जीप दी गई, उसको गार्ड दिए गए, ड्राइवर दिया गया और आगरा से ग्वालियर डेली जाता था। वो कंक्रीट की सड़क हुआ करती थी, उस समय कोई पक्की रोड नहीं थी। डोंगर साहब बटरू सिंह को जब ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस अंग्रेज अफसर को मैं सबक सिखाता हूँ। तो राजघाट जो है ना अपना धौलपुर को जाते हैं, राजघाट के समीप एक दिन उन्होंने प्लान किया, अपने साथियों से कहा कि तुम यहाँ से 20 कदम दूरी पर जाके झाड़ी में रहना और मैं सीटी बजाऊँगा, तुम खड़े हो जाना। उनने अपने फटे पुराने कपड़े पहने और जैसे ही वो अंग्रेज अफसर की गाड़ी आई कहने लगे डोंगर साहब ने लूट लिया, डोंगर साहब ने लूट लिया। जैसे ही उन्होंने कहा तो तुरंत गाड़ी रुकी और वो वहाँ से उतरे, उसके संतरी भी उतरे साथ में और कहा किधर गया, तो बोले साहब इधर। जैसे इधर इशारा किया तो वो उधर ही इशारा किया जहाँ उनके साथी बैठे हुए थे। सीटी बजाई, वो खड़े हो गए। तो वो जो अंग्रेज अफसर था जो उसको जिंदा और मुर्दा ढूंढ रहा था डोंगर साहब बटरू सिंह को, काँपने लगा, डोलने लगा और ये कहने लगा कि आज हमें जिंदा छोड़ देगा तो हम अपने देश वापस चला जाएगा, आज हमें जिंदा छोड़ देगा तो हम देश वापस चला जाएगा। तो डोंगर साहब बटरू सिंह ने कहा कि इस बात को 3 बार कहिए। तो 3 बार उसने दोहराई कि आज हमें जिंदा छोड़ देगा, हम अपने देश वापस चला जाएगा, आज हमें जिंदा छोड़ देगा, हम अपने देश वापस चला जाएगा, आज हमें जिंदा छोड़ देगा, हम अपने देश वापस चला जाएगा। जैसे ही तीसरी बार कहा उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और ये कहा कि जाओ छोड़ दिया। आप बताइए उनको क्या डाकू बदमाश कहोगे? जानी दुश्मन जिसको केवल 3 बार कहने पे उन्होंने छोड़ दिया तो इसको क्या कहेंगे? इसलिए ये केवल चंबल को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, एक सवाल अपनी ब्रज भाषा में मैं पूछना चाहूँगा। 2020 में खूब वोटन थे, आप जीत गए, अब क्या करोगे दिमनी का कि 2023 में जब चुनाव हुए तो जैसे दादा 2008 में लेते जीते या मतलब लेते चुनावन में आए ते लहर फिरते आए? देखो एक बात समझो, मैंने 3 बातें, चुनावी एजेंडा था हमारा जनता के बीच में जो हमारा निजी था और वो है। मैंने पब्लिक से एक जनता के बीच में एक कमिटमेंट किया था कि हम राजनीति को झूठ के आधार पर क्यों, सच के आधार पर भी तो किया जा सकता है। सच बोल के भी तो राजनीति की जा सकती है। आप दिमनी की जनता से ये पूछो कि तुम्हारा नेता झूठ तो नहीं बोलता। अगर दिमनी का बच्चा ये कह दे और ग्वालियर चंबल का कह दे कि नहीं रविंद्र सिंह बेबाक बात कहते हैं, जो कहना है उन्हें सीधी कहते हैं। अधिकारियों से कहता हूं कि जो काम हो सकता है उसकी हाँ करिए, जो काम नहीं हो सकता उसकी ना करिए, चक्कर मत कटवाइए किसी को। दूसरी बात, राजनीति भेदभाव से क्यों, जाति पाति क्यों? भाई जो हमारे पास, हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे पास चल के आएगा तो हमें उसकी बात सुननी है और उसका काम करना है। मेरा काम क्या है, जनप्रतिनिधि का काम क्या है? नहीं, जाति पाति की बात तो 2020 के चुनाव में हो गई थी जब आपके भाई के ऊपर नहीं, मैंने देखिए ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे दरवाजे कोई भी चल के आता है, मुझे कोई भी टेलीफोन करता है, मैं कभी नहीं पूछता हूँ कि तुम कौन से गाँव किस जाति के हो। मैं तो उसका तुरंत काम करने की कोशिश करता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ। लोग इस बात को जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बैठे हुए लोग चूँकि लोकप्रियता ज़्यादा ना बढ़ जाए इसलिए रोकने का काम करते हैं, लेकिन मेरा काम है उनसे लड़ना और उनकी बात मनवाना जनता की, उस काम को मैं करता हूँ। तीसरी बात एक और है, जनता ने हमसे सैकड़ों जगह ये कहा था और ऐसे नहीं 12 साल 13 साल में घूमा, लगातार कहते रहे कि नेताजी एक काम करना, दलाल मत पालना। तो नेताजी के पास एक भी दलाल नज़र नहीं आ रहा है आपको। सीधे कांटेक्ट, सीधे जनता सीधी आए, अपनी बात करो, अपना काम कराओ। आपका नंबर पूरे विधानसभा पूरे मैं खुद उठाता हूँ। अच्छा। पीए नहीं रखता हूँ, मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ। अगर फ़ोन नहीं उठा, इस टाइम जैसे हमारे पास कॉल आ रही होंगी जो मिस कॉल में होंगी, आपसे बात कर रहे, जैसे ये इंटरव्यू ख़त्म होगा मैं उनको कॉल करूँगा, बताइए क्या काम है। विधानसभा में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आने के बाद बदल जाएंगी, जो काम गिरिराज दंडोतिया नहीं कर पाए? देखिए गिरिराज दंडोतिया ने, देखिए मैं औरों पे नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गिरिराज दंडोतिया से हुआ। गिरिराज दंडोतिया ने लेटर पैड भी 500 रुपये में बेचे, ये जनता कहती है। 35 करोड़ रुपया में वो बिके, जनता के वोट को बेचा, अपने ज़मीर को बेचा। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ उन्होंने दलाली न की हो, जहाँ उन्होंने लोगों को परेशान न किया हो। और एक दिन तो यहाँ तक मौका आ गया, डिपार्टमेंट में गए हो, श्रीमान जी कहने लगे बोलो कौन कौन सी जाति के लोग हैं, ज़रा लिस्ट ले आइए। तो मतलब क्या नहीं किया, थाने में पुलिस वाले, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको।
तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो इस प्रकार का कृत्य था वो जनता में उजागर हो गया और जनता ने सारे सब समीकरण देख करके वो समझ लिया और आज जनता पूर्ण संतुष्ट है। पहले विरोध में लोग एक बात और कह देते थे कि रविंद्र सिंह तो जीतने के बाद उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, इटावा चले जाएंगे, तो अब तो मैं 24 घंटा हुई हूँ। और आप जनता क्या कहने लगी मालूम? दिमनी की आप पता लगाओ, दिमनी की जनता ये कहती है कि 75 साल के राजनीतिक इतिहास में रविंद्र सिंह भिड़ोसा जैसा आदमी नहीं मिला। इतना गुड आदमी मिला है कि ईमानदारी से काम करने वाला, सच्चाई से बात करने वाला, लोगों का सम्मान करने वाला, बिना पक्षपात के, बिना लाग लपेट के अगर कोई काम कर रहा है 24 घंटे तो वो नाम है रविंद्र सिंह भिड़ोसा। ये जनता कहती है दिमनी की। तो अब आप क्या कर रहे हैं 2-3 साल के अंदर? क्या कौन ऐसे मुद्दे हैं जो दिमनी में मुद्दे है ना, मुद्दे हैं। मैंने जितने मेरे सुनो, मैं संडे का दिन होता है, मैं जनता दरबार करता हूँ। जनता दरबार में जो शिकायतें 6 दिन में पब्लिक में रहता हूँ, किसी के दुख में सुख में दरवाजे घर जो भी सूचना आती है मैं पहुँचता हूँ। लेकिन इस बीच में जो हमारे पास संडे को जो शिकायतें आती हैं, हमारे यहाँ जो दिमनी में 78 पंचायतें हैं अम्बा और मुरैना जनपद की, उन सारी पंचायतों की जितनी भी कंप्लेंट आई, चाहे वो किसी तरह की हो, चाहे गांव में तालाब की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, या कोई किसी का संबल कार्ड नहीं है, किसी के पास कोई समस्या है, किसी को बीमारी है, कोई विकलांग है, किसी को पेंशन का है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। 78 पंचायतों में 4 आंगुल के कागज़ पे भी लिख के कोई दे गया होगा, उस पर मेरा लेटर पैड लगा होगा और अधिकारी के पास पहुंचा होगा, उसकी रिसीविंग होगी मेरे पास, और वो सारी फाइलें मैंने रखी हैं। जो काम नहीं हो पाए उनके लिए अब मेरा प्लान ये है कि जन जागरण यात्रा के माध्यम से मैं गांव-गांव जाऊंगा और वो फाइल भी साथ में होगी। जो काम नहीं हुए वो भी बताऊंगा और हुए वो भी बताऊंगा। इसके बाद फिर हमारा आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन धरना के माध्यम से ये बताएंगे वो फाइलें, और मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। ये जो अब की बार बजट का सत्र होगा ना, उसमें पूरी फाइलें बंडल बांध के लाऊंगा और विधानसभा के उस पर रखूंगा कि भाई बिल्कुल कि भाई ये काम क्यों नहीं हुए, इसका जवाब चाहिए। गोलमोल जवाब नहीं, स्पष्ट चाहिए। अगर आपने योजना बनाई, संबल योजना बनाई, संबल का पोर्टल 1 साल से बंद क्यों है? ये जो आपके जो गरीबों के गरीबों नहीं गरीबों नहीं काहे कि अभी तो उपचुनाव ये था और खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई भाजपा ने। रुको एक मिनट रुको, खरीद फरोख्त करके भाई एक कब्बा बताओ। जब वो एक मोटी कहावत है, राजा अवश्य चोरी करे न्याय कौन सो जाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया कि हमें लोकतंत्र मंजूर ही नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अगर लोकतंत्र में विश्वास होता तो 14 महीने दिल्ली की सड़कों पर कड़ाके की ठंड में और बरसात में और गर्मी में वहाँ किसान बैठे रहे और 700 किसान शहीद हो गए वहाँ पर। और फिर अभी याद आ गई उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र का परिचय है, लोकतंत्र में विश्वास है। रहा सवाल इसका, मैं आपसे कह रहा हूँ काम की बात, सच बात जनता जानती है। जनता झूठ बात को भी समझ लेती है और सच बात को भी समझ लेती है कि आप सच बात से सच का आधार लेके काम कर रहे हो कि झूठ का आधार लेके काम कर रहे हो। और मेरा काम है जनता की आवाज़ को उठाना। जनता की आवाज़ में उठाने में कहीं कोई कमी सड़क से लेके सदन तक नहीं रहेगी इन 2 वर्षों में। और जितना भी हो सकता है मैं विकास की बात करता हूँ हमेशा। मैंने मनरेगा के तहत 50 सड़कों का अभी तक लिख के दिया, प्रमुख सचिव को दिया, और अभी हमने विधानसभा में याचिका लगाई और उसमें ध्यानाकर्षण में भी लगाया उसको, और ये कहा कि ये सड़कें क्यों नहीं बन रही। हम कोई हमारी तरफ से ये नहीं था कि सिंधिया जी चले जाएं तब हमको विधायकी मिल जाएगी। विधायकी जनता आज नहीं देती, कल देती हमको। लेकिन सिंधिया जी के जाने से एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्वालियर चंबल संभाग की गुलामी से मुक्त हो गया कांग्रेस पार्टी में। फिर भी सरकार बना ली। भाई सरकार तो आप ये बताओ, जहाँ करोड़ों रुपया फेंका जा रहा है जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई का, तो फिर सीधी सी बात है। तो आप लोग क्यों नहीं बता पाए मुरैना चंबल संभाग किसको की जनता को? बताया क्यों नहीं? ये बिके हैं,
और ये ऐसा हुआ नहीं है, बताया ना, तब भी- तब वो फिर जनता ने आपको- 30,000 वोट से दिमनी जीते हम। आप अच्छी और सुनो वोट ये अच्छी बात। मशीनरी का वो जो मशीनरी है प्रशासनिक का, उसका दुरुपयोग नहीं किया होता तो हम 50,000 वोट से जीतते। और अगर यही हम 10,000 से जीत रहे होते तो चुनाव हार जाते। तो प्रशासनिक मशीनरी अगर काम नहीं कर रही होती या जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो फिर 2018 में तो आप लोग जीत गए और मुरैना के अरे भाई अभी फिर 23 में फिर जीत जाएंगे, 23 में फिर जीतेंगे मुख्यमंत्री क्योंकि 23 में इसलिए जीतेंगे, आचार संहिता पूरे प्रदेश में होगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करेगी, हम तय करेंगे। अच्छा, आपके नेता कमलनाथ नेता हमारे कमलनाथ हैं, अच्छा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी आपको नहीं हैं। लगता कि कांग्रेस पार्टी में इतने जो उम्रदराज नेता हैं जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, थोड़ा आप जैसे युवा जो हैं, जीतू पटवारी जैसे, अरे एक बात तो बताओ, इनको दिया जाए नहीं युवाओं को रोक कौन रहा है? युवाओं को रोक कौन रहा है? कौन बेट नहीं? हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी, हमारे आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी बराबर। और एक बात बता दें आपको, सिंधिया जी को अगर सीएम बनाया होता तो एक बात और बता दें आपको, ये तो कहने की बात है सिर्फ। सिंधिया जी को सीएम बनाया होता, सिंधिया जी को जब आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, सचिन पायलट को बनाया राजस्थान में, उस समय उन्होंने क्यों मना किया? इसलिए कि काम करना पड़ेगा। काम नहीं, सुन तो ले, नहीं अरे बना क्यों? जब मना किया उन्होंने, क्या मैं नहीं बनना है? नहीं बनना है क्योंकि काम करना पड़ता 5 साल। दूसरी बात, फिर उनको डिप्टी सीएम के लिए कहा गया, नहीं बनना है। तो एक बात बताओ, और राज्यसभा में अड़ंगा लगा दिया। क्या कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जरा आंकड़ा लीजिए ना, मैं देता हूँ अभी, राज्यसभा अभी देता हूँ अरे अभी देता हूँ। ये तो बिल्कुल मिथ्या है। राज्यसभा 56 वोट मिलने के बाद राज्यसभा मेंबर बनता है ना, बनता है। हमारे राजा साहब बन गए। रुको एक मिनट रुक तो जाओ। तीसरा था कौन? बर्रैया जी को तो तब लाए जब हमारी पार्टी, इन्होंने 22 विधायक तोड़ करके सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप बिल्कुल तथ्यात्मक बात सुनिए मेरी। 22 विधायक कांग्रेस से गए बिक करके 35 करोड़ रुपए में, और 36 वोट बर्रैया जी को मिले। 36 और 22 को प्लस करिए, कितने होते हैं? जोड़ो ना, कितने होते हैं? 58। और हमें 56 की जरूरत थी, तो बन रहे सिंधिया जी के नहीं बन रहे सांसद राज्यसभा के। ये सब झूठी बात है, झूठा आरोप है। और सिंधिया जी को तो मैं बताऊं 1857 की वो दौरान था इतिहास रानी झांसी का। और मैं आपको एक और बता दूंगा, आज आप पूछ ही रहे हो तो सिंधिया जी की बात कर दी आपने। इस देश में और ग्वालियर चंबल में, भिंड में, मुरैना में, शिवपुर में, दतिया में और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में अगर गरीबी किसी परिवार की देन है तो वो सिंधिया परिवार की देन है। इसलिए कि 1857 में अगर देश आज़ाद हो जाता तो 90 साल का जो अंतराल था उसमें 7.5 लाख से ज़्यादा जो नौजवान शहीद हुए, वो देन भी सिंधिया परिवार की है। और आज गरीबी भी सिंधिया परिवार की देन है। मतलब सिंधिया जी रहे तब बिल्कुल, तक जैसे जाके नदियां नारे तैसे ताके भरका, और जाके जैसे बाप मातारी ताके तैसे लड़का। तो क्लियर है। अच्छा, एक आपका निजी प्रश्न है, आपने कॉलेज लाइफ आपकी कैसी क्या है? कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा कॉलेज, हम लोग मतलब आप जो जनता होती विधायकों के राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत अच्छे, लेकिन उनके निजी जीवन में कैसे क्या है, कैसे परिवार को आप देखो, निजी जीवन का ये है कि जब हम प्राइमरी क्लास में थे और खास इंटर तक, तो हम सुबह शाम घर का काम करते थे। और हमारे पिताजी किसान थे, जानवर भी रहते थे घर पे, बैल भैंस, उसको अपना सानी चारा किया और खेत से अपना चारा ले आए, और बड़े उनके इसके बाद अपना स्कूल गए। स्कूल से लौटने के बाद शाम को समय बचता था, उसमें घंटा 2 घंटा काम किया, इसके बाद अपनी पढ़ाई की। ये रहता था, ट्यूशन व्यूशन का कोई झंझट नहीं होता था कि ट्यूशन जाना है, ये करना है। वो तो उसी में अपना, ये हमारी दिनचर्या थी। शिवराज सरकार क्या कैसी चल रही है? शिवराज सरकार तो घोषणावीर सरकार है, घोषणा कर रहे हैं और नारियल और बतासे रखते हैं साथ में, बस थोड़ा नारियल और बस करा उद्घाटन, और बस करना कुछ नहीं है बस। ये तो जीत रहे हैं। देखिए जी, अभी कहाँ जीत गए, कहाँ जीत गए? ये खरीद फरोख्त की खरीद फरोख्त। देखिए मैं बताऊं, ये खरीद फरोख्त की सरकार है, इसे आप मैंडेट मान रहे हो, तो ये मैं मीडिया और हम सबका दुर्भाग्य है। 19 में जीते, 19 में लोकसभा जीत गए। मैं अभी आप बात प्रदेश की कर रहे थे, फिर आप लोकसभा की कर रहे हो। एक बात करो ना, पहले प्रदेश की पूछोगे, देश की पूछो, मैं बताता हूँ आपको। तो पार्टी हुई, लेकिन लगातार जी कांग्रेस को क्यों नहीं जनता चुनती? देखिए एक बात बताओ, ये कांग्रेस को न चुनने का प्रश्न कहाँ है? न चुनने का प्रश्न कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ
कि यदि जनता के सच्चे हितैषी हैं तो आज जनता में त्राही त्राही है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल के दाम क्या हैं, खाद्यान्न के दाम क्या हैं, रसोई गैस के दाम क्या हैं, दालों के दाम क्या हैं। तो इस समय स्थिति कितनी भयावह है, बेरोजगारी इतनी है, तो इन सब चीज़ों को जनता समझ रही है। लेकिन है क्या, सबसे बड़ा जो कष्ट है वो इस बात का है कि वो मैंने अभी आपको बता दिया ना कि इस समय सरकार बड़े बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी उनकी धुरी पे घूम रही है और देश की स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए कि जिस देश की इकोनॉमी, जहाँ नोटबंदी की क्या ज़रूरत थी, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ राष्ट्र का, उसकी कल्पना करिए। उद्योगपति तो कमलनाथ भी हैं, बड़े बड़े उद्योग। कमलनाथ जी के हाथ में सरकार अगर 5 साल चल गई होती ना, इस देश की तस्वीर बदल जाती। अच्छा, एक सवाल नरेंद्र सिंह तोमर से, आप वो हमेशा कहते हैं कलाकारी की राजनीति नहीं करता हूं मैं। कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं इस बात। नरेंद्र सिंह तोमर आपके नेता भी थे कुछ समय तक, उनने टिकट फिर क्यों नहीं दिलाया? आप टिकट की मांग कर रहे थे। उनकी मर्जी, नहीं दिलाया, पार्टी उनकी थी, वो नेता थे, नहीं दिया। अब ये हम क्या जाने, आप पूछ लो उनसे कुछ कड़वाहट? कोई हमारी समझ तो कोई बात नहीं हुई आज तक। अच्छा, कोई बात नहीं हुई। कोई कारण तो बताया कि रविंद्र सिंह तुम्हारा कोई कारण आज तक नहीं लगा। और मुझे तो इतना सा समझ में आया, प्रजातंत्र की राजनीति में योग्यता ही अयोग्यता है। योग्यता का प्रदर्शन हुआ, अयोग्यता शुरू। आपने तमाम पार्टियों से दिल बिठाया, बीएसपी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, या फिर बीजेपी कांग्रेस में आ गए। आप दिल लगाने में कमी कर गए या पार्टी ने आपसे? सबसे बढ़िया प्रश्न आपने किया, सबसे बढ़िया प्रश्न किया। मैं आपको बता दूं, प्रजातंत्र में मुझे ये पूछना आपसे है कि दल ऊपर है या जनता? जनता है ना। तो जनता ने निर्णय लिया, मैंने निर्णय नहीं लिया। आप जो कह रहे हो कि ये पार्टी वो पार्टी, मैंने सिर्फ एक बार पार्टी चुनी, बीएसपी। इसके बाद भाजपा में जाना और कांग्रेस में आना, ये जनता का फैसला है, रविंद्र सिंह भड़ौसा का फैसला नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट समझिए आप, इसकी आप सर्वे करा सकते हो। मेरा कोई फैसला नहीं। और आगे भी बता रहा हूँ, आगे दल तो कोई मतलब ही नहीं इधर उधर भगने का। कारण क्या है, वो उसका कारण समझ लो, कारण भी बता देता हूँ। मैं बीजेपी में रहा, मैं बहुजन में रहा, और मैं अब कांग्रेस में हूँ। बीजेपी में कोई चला जाता तो उसकी नौकरी लग जाती है, उसे अपनी तरफ से कोई सोचने का अधिकार नहीं है। सोचा तो गए काम से। बहुजन समाज पार्टी का कैडर कमज़ोर हो गया। अब आ जाओ कांग्रेस में। इस देश में अगर हम 3 दलों का जो अनुभव लेके बैठे हैं, उनमें सबसे बेहतरीन अगर कोई पार्टी है, वास्तविक लोकतंत्र जहाँ है, तो वो है कांग्रेस। इसलिए कि लोकतंत्र का पहला और आखिरी गुण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। बाकी दलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, वो केवल डंडे से चलाते हैं। तो आपकी पार्टी में तो गांधी परिवार ही अध्यक्ष वगैरह बना रहता है, सोनिया गांधी इधर, राहुल गांधी अभी नहीं। हमारे यहाँ देखिए, मैं बताऊं, वो तो माँ की टोपी बेटे के सर और बेटे की टोपी माँ के सर, ये चलता रहता है। नहीं तो आप बता दो ना, कौन सा आदमी है आपको, कौन सा लग रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा आदमी लग रहा है आपको कांग्रेस में? मतलब नहीं, कौन सा है? गांधी परिवार के अलावा कोई सवाल नहीं। मेरी बात नहीं समझ, गांधी परिवार में कमी क्या है? कमी बता दो। यही राहुल जी हमारे 10 साल जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब आई कौन थे, और अब कहाँ से खराब हो गए? क्या कमी हो गई उनमें? क्या कमी हो गई जरा बताओ ना मुझे। अभी क्या कमी हो गई उनमें ऐसी? जो 10 साल जब प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल जी उसके की पॉइंट थे, या मानते हो क्या? फिर अब क्या कमी हो गई? नहीं, अब क्या कमी हो गई ये तो बताओ ना। इसका जवाब तो मुझे दो ना रट के कि इसमें अब नहीं, अभी कमी कहाँ हो गई? लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में तो बदलाव भी आ जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं बदलाव। अगर वो सोनिया जी चाहती, गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसा त्याग अगर इस देश में किसी ने किया है तो सोनिया जी ने किया है, राहुल जी ने किया है। और आप ये कहते हो, रहा सवाल उसका कि ये झूठ की राजनीति और कलाकारी की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, जो हमारे नेता कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं इस बात को, मैं भी कह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें केवल कहने की हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, इस बात का पूरे देश के मैं साथियों सबसे पूछता हूँ कि 10 साल यानी आज से 7 साल पहले राहुल जी अच्छे थे, और 7 साल में ऐसा क्या बिगड़ गया, खराब हो गए? अच्छा, रेत खनन पे पूछूं,
रेत खनन बहुत ज्यादा हो रहा है मुरैना, क्या कैसे कब रुकेगा? कहाँ हो रहा है? आप 1.25 साल आपकी भी सरकार रही, कहाँ खनन हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ना, रेत खनन को यदि रोकना चाहती सरकार तो उसकी नीयत ठीक कहाँ है? मैंने कहा ना, मैंने कहा शिवपुर से लेकर के और हमारे सबलगढ़, जौरा, सुमावली, दिमनी, अम्बा, और आप चले जाओ उधर सीधे अटेर, और अटेर से चले जाओ जालौन तक, इसमें हमारे केवल मध्य प्रदेश के भूभाग पर तोमरघाट, शिकरवारी का क्षेत्र और उधर सबलगढ़, और इसमें कम से कम 50 घाट खोल दिए जाएं चंबल के। 50 घाट अगर खोल दिए जाएं तो हज़ारों करोड़ रुपया रेवेन्यू आएगा, चोरी भी रुक जाएगी, और कम से कम जो लोग फालतू बैठे हैं 100 ट्रैक्टर रखे गांव में, अभी कुछ काम भी मिल सकता है। अफसर आई थी पांडरे करके थी, वन विभाग के अधिकारी, बड़ा अच्छा काम कर रही थी, अच्छी तरीके से अवैध रेत उत्खनन था उसको रोक रही थी। सबसे पहली आवाज आपने उनके खिलाफ उठाई थी, बाद में अन्य नेताओं ने कहाँ रोक रही थी? वो घटना हुई अमोलकेपुरा में, वो घटना सही हुई क्या? आप बताइए, आपका चंबल में रेत निकलता है कि अमोलकेपुरा में निकलता है? अमोलकेपुरा में गोलीकांड कर दिया, एक परिवार को तहस नहस कर दिया, और तब ट्रैक्टर वाले जब लोगों को रोक के नहीं चले जाते, नहीं मैं एक आईपीएस 2012 में खत्म हो चुका है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अवैध खनन को रोकने की यदि वास्तविक योजना है तो फिर आप उसकी योजना बनाइए ना। जब अवैध हो ही रहा है तो फिर उसको वैध करिए ना। तो 1.25 साल में क्यों नहीं करा कांग्रेस ने? किसने? 1.25 साल। कांग्रेस ने तो 400 करोड़ रुपया रेवेन्यू केवल भिंड जिले से ले लिया, जो 5 साल में 100 करोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। 5 साल में 100 करोड़ रेवेन्यू और 1 साल में 400 करोड़। आप देखिए, तो रेत खनन उठाइए रिकॉर्ड। हाथ किसका है? हाथ किसका है? रेत खनन से नहीं, रेवेन्यू बाकायदा सिस्टम से कांग्रेस की सरकार 15 महीने की 400 करोड़ रुपया रेवेन्यू केवल भिंड जिले से आया है। इतना बड़ा काम कर तो नेता पाती कौन से नेता? आप नाम नहीं, कौन नेता? आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कायदे से जो टेंडर होते हैं उसके तहत 400 करोड़ रुपया रेवेन्यू सरकार को मिला है। अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो करवा रही है इस चीज को, अपने लोगों को प्रोत्साहन दे रही है। जो कर रहे हैं उनको खुलासा भाई मैं खुलासा कह तो रहा हूं कि अवैध खनन को रोकना है तो हमारे क्षेत्र में 50 घाट खोल दीजिए। आप खोलो, लोगों को काम मिलेगा और रेवेन्यू मिलेगा आपको। आप तो खुद नहीं चाहते ना, सरकार खुद नहीं चाह रही इस चीज को। सरकार तो केवल लोगों को बेरोजगार बनाना चाहती, भुखमरी कगार पर लाके खड़ा करना चाहती। अंतिम 2 सवाल मुरैना की भाषा में, ब्रज में, मुरैना को कैसे बदलोगे आप लोग? जैसे राकेश मावई हैं, बैजनाथ कुशवाहा हैं, आप हैं, जो 3-4 जो विधायक है, किस दिशा में बदलना चाहिए? किस दिशा में की गति पर आप कैसे बढ़ाएंगे उसको? देखिए, विकास की गति का तो बहुत मोटा सा फंडा है। विकास की गति के लिए जब हम विपक्ष में बैठे हैं तो हमारा काम है जनता की आवाज़ को उठाना, बेरोजगारों के साथ खड़े होना, तमाम हमारे साथी जो सरकारी नौकरियों में हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो पटवारी हों, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो बाल विकास विभाग का स्टाफ हो, तमाम लोगों ने आंदोलन किए, धरने किए। हम लोग उनके साथ खड़े हुए, हम लोगों ने उनके धरने आंदोलन में शरीक हुए हम, और ये कहा कि इनको जो है डीए मिलना चाहिए, इनका वेतन बढ़ना चाहिए, इनको रेगुलाइज मिलना चाहिए, ये सारा है। दूसरा, बेरोजगारों के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाते रहते हैं, आंदोलन भी करते हैं, और अभी एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे हम लोग। और जनजागरण यात्रा हमारी गांव-गांव निकल रही है प्रत्येक विधानसभा में। और रहा सवाल विकास का तो हमारे जो नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा से 40 साल से एमपी हैं, अजय योद्धा। पूरे देश में एक नेता ऐसा है जिसने कभी उनकी हार ही नहीं हुई। और क्यों? कि वहाँ हम खुद स्वयं गए, एक बार वो हमको लेके गए और पूरे हमने छिंदवाड़ा का उन्होंने हमको जो भ्रमण करवाया, तो मैंने देखा कि वास्तव में छिंदवाड़ा को उन्होंने इतना डेवलप किया है। वो विजन उनके दिमाग में 5 वर्ष उनको मिल गए होते इस बार, और अगले 23 में दे रही सरकार जनता। 23 में मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों में। मुरैना में 6 की 6 विधानसभा कौन जीत रहा है? मुरैना में सर्व समाज के लोगों ने ये मन बना लिया है कि अगली बार 18 की तर्ज पे 6 की 6 सीटें कांग्रेस के खाते में होंगी। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर, आप मुरैना श्योपुर से संसदीय सीट को जीतते हैं, 2 बार जीत चुके हैं, कैसा क्या कार्यकाल है उनके बारे में कुछ नंबर 10 में से कितने अंक देंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, देश के बड़े नेता हैं। ये प्रश्न तो उनसे ही पूछोगे ज़्यादा ठीक रहेगा। आप विधायक हैं भाई, मेरी बात तो समझिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं दिमनी विधानसभा की, आपने मुझसे बात करी, मैंने करी। विकास
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, भाजपा के वो नेता हैं, तो आप तो उनसे ही पूछिए कि आप ये कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे, ये उनसे ही पूछ लो ना, हमसे पूछने से क्या फ़ायदा। देखे हुए ना दिखाई दे रहा। क्या भाई दिख रहा होता तो जनता क्यों चिल्लाती है? आप कह रहे हो ना कि जनता परेशान हो रही, क्यों हो रही? अगर विकास दिख रहा होता तो जनता क्यों परेशान? भाई विपक्ष के पास जनता क्यों आएगी? फिर क्यों जिताए थे? कौन? जनता ही ने। अरे जिताने की बात आप कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिताने और हराने की बात कहाँ, बात तो विकास की हो रही। लगभग 30 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 सालों से बीजेपी ही मुरैना जीत रही है हर बार। देखिए, चुनाव कई बार समीकरणों पे निर्भर करते हैं, ये भी आप समझ लो। अब की बार समीकरण आपके कांग्रेस की पार्टी 100% जनता के दिमाग में है चीज़, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये भुखमरी, ये किसानों के साथ अन्याय। अभी बाजरा की फसल तुलाई नहीं हो रही, 3 महीने हो गए बाजरा उठे हुए। किसानों ने पहले खाद के लिए लाइन लगाई, ब्लैक करी खाद सरकार ने और बुरी हालत कर दी, और इसके बाद बाजरा की तुलाई का अवसर आया तो गोल मोल करके उसको जो है घुमा रहे हैं। मैसेज भेज दिए, 49,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 145 किसानों की तुलाई हुई अभी तक। क्या स्थिति हो गई? तो अब दिमनी विधानसभा में विकास का जो वादा आप जनता से कर रहे हैं वो पूरा होगा, आप ऐसा? दिमनी विधानसभा मैं आपसे आज कह रहा हूँ, अभी तक जो हम देखते हैं उससे बदल जाएगी। आप कर रहे ऑन कैमरा आदर्श विधानसभा होगी, आदर्श विधानसभा होगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि सच के आधार पे जब चलता है कोई व्यक्ति और जब किसी काम का मन बनाता है तो समय जरूर लगता है। कोई चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती, बिगड़ी हुई व्यवस्था एक दिन में नहीं बनाई जा सकती। क्योंकि दिमनी विधानसभा को सबसे ज़्यादा उपेक्षा किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। क्यों? कि उस समय विपरीत परिस्थितियों में जब देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुना जाता था वहाँ से। यदि वो जरा सा भी एहसान मानते उस जनता का तो स्थिति वहाँ की अलग होती, लेकिन नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा जनता के लिए पूरा समर्पण है, पूरा संघर्ष है। ईमानदारी से जितना भी हो सकता है मैं प्राणपण से उनकी सेवा में लगा रहूँगा और जितना भी आगे बढ़ा सकता हूँ बढ़ाऊंगा। जातीयता से उठकर, क्योंकि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जातीयता जी, देखो, जाति धर्म से, एक जाति एक धर्म से राजनीति नहीं होती। राजनीति तो सबका विषय है, सर्व समाज के लोग, अपने परिवार के लोग हैं, और उस परिवार के लोगों को साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी शिद्दत से करूँगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ रविंद्र सिंह तोमर, भिड़ौसा, और दिमनी विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये वादा कर रहे हैं कि दिमनी विधानसभा को अब आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी 2023 में सरकार बनाएगी और कमलनाथ जैसा कि फिर से मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार।